तो कैसे हो सब। आज हम वन पीस की सबसे बड़ी मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और भाई आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो 800 साल से वन पीस की दुनिया में गूंज रहा है। वो सवाल जिसने हम सब को सवाल पूछने पे मजबूर कर दिया कि आखिरकार जोए बॉय हारा कैसे। सोचो जरा, एक बंदा जिसका नाम में जोए है, जिसका ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुनकर पूरी दुनिया नाचने लगती है, जिसकी हाकी इतनी पावरफुल थी कि उसकी गूंज 800 साल बाद भी सुनाई देती है। लिटरली सन गॉड नी का ऐसा इंसान, ऐसी पावर जिसके पास वो कैसे हार सकता है। सालों से हम यही सोचते आए हैं कि एक एपिक वॉर हुई होगी, अब बैटल ऑफ गोड्स, और जोए बॉय बस थोड़ा कमजोर पड़ गया होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक लड़ाई थी ही नहीं, ये एक धोखा था, एक ट्रैप, एक ऐसी साजिश जिसका अंदाजा शायद जोए बॉय को भी नहीं था। ओडा सेंसे ने इसके क्लूज पूरी स्टोरी में बिखेर कर रखी हैं, साबो के शब्दों में, इवोंका के थ्योरीज में, एल्बाफ के म्यूरल्स में। और जब आप इन सारे धागों को जोड़ते हो तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिससे आपका दिल दहल जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम जा रहे हैं 800 साल पीछे वॉइड सेंचुरी के अंधेरे में। हम समझेंगे कि ईमू असल में क्या चीज है, उसने जोए बॉय को कैसे हराया, और क्यों लूफी बिल्कुल उसी जाल में फंसने वाला है। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ। आप तक कर दिया होगा तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जोए बॉय आखिर था कौन। वो सिर्फ एक पावरफुल इंसान नहीं था, वो एक आइडिया था, एक सिंबल था, आजादी की एक लहर था, द वॉरियर ऑफ लिबरेशन। उसके पास दी हितो नोमी मॉडल नी का एक ऐसा पावर जो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकती है, एक ऐसी पावर जो दिलों में खुशियां भर देती है। जब एगहेड आर्क में एमेथ नाम के होली रोबोट ने ईमू की 800 साल पुरानी वाली हाकी को रिलीज किया तो वाइस एडमिरल तक घुटनों पे आ गए थे। वाइस एडमिरल छोड़ो, 5 एल्डर्स धुएं की तरह उड़ गए थे। एंड ये जोए बॉय की पावर की सिर्फ एक झलक थी। जनूसा, वो हजारों साल पुराने हाथी, अभी भी अपने दोस्त जोए बॉय की हुकुम का इंतजार कर रहा है। फिशमैन आइलैंड ने उसे एक प्रॉमिस किया था, पूरी दुनिया में उसने पोनीग्लिफ पे अपना पैगाम छोड़ा है। इससे साफ है कि जोए बॉय अकेला नहीं था, उनके पास अलाइज थे, उनके पास एक ड्रीम था, एक ऐसी दुनिया जहां सब आजाद हो, सब बराबर हो। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना बड़ा रेवोल्यूशन फेल कैसे हो गया? क्योंकि उनका दुश्मन कोई इंसान था ही नहीं। चलो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, ईमू सिर्फ कोई सीक्रेट किंग या क्वीन नहीं है, ना ही कोई पपेट मास्टर। ईमू इज समथिंग फार मोर सिनिस्टर, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। ईमू एक शैतान है, एक डीमन किंग। और ओडा सेंसे ये बात चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। याद रख, जब साबो सेलेस्टियल ड्रैगन के कैसल में घुसा था, उसने ईमू के कमरे को मिस्टीरियस या डार्क नहीं कहा, उसने कहा इट इज हेल। रेड लाइन के ऊपर, जिसे होली लैंड कहते हैं, वहाँ नर्क बना हुआ है। ऐसी एनर्जी, ऐसी प्रेजेंस किसकी हो सकती है? एक डीमन की। और फिर आते हैं इनके चेले, द 5 एल्डर्स, द गोरेसेस। एगहेड में हमने उनकी असली रूप देख लिए। वो इंसान नहीं है, वो योकाई है, जैपनीज फोकलेयर के डिमोनिक टीचर्स। सेंट सैटर्न एक उशियोनी ग्यूकी है, एक स्पाइडर बुल डीमन, जुपिटर एक सैंडवॉर्म है। ये सब शैतानी रूप है, और इन सबका मास्टर कौन है? ईमू। तो अगर चेले डीमंस हैं तो उनका राजा क्या होगा? एक डीमन किंग, एक अकुमा। वन पीस चैप्टर 1149 इसको ऑलमोस्ट कंफर्म कर देता है। ईमू खुद को गॉड बुलाता है, लेकिन ये कोई अच्छाई का देवता नहीं है, ये डेमिनेशन का गॉड है, और ये कंट्रोल करता है जिंदगी और मौत को। लेकिन इस शैतान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी इमोर्टैलिटी। और यहीं से ही हमको पता चलता है कि उसने कैसे जोए बॉय को हराया। इवोंका ने सजेस्ट किया था कि ईमू की इमोर्टैलिटी शायद ओपे नोमी की इमोर्टैलिटी ऑपरेशन से आई है, बट ये कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि ईमू सिर्फ इमोर्टल नहीं है, वो दूसरों को भी इमोर्टल बना सकता है। गोरोसेस 800 साल से जिंदा है, इसका मतलब है कि ईमू के पास कोई सिस्टम है, ओपे नोमी से भी पुराना और ज्यादा डेंजरस, जो उसको किसी को भी इमोर्टल बनाने की शक्ति प्रदान करता है। एंड अब तैयारी कर लो ऐसी थ्योरी सुनने के लिए जो आपके होश उड़ा देगी। अगर होश उड़ते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। व्हाट इफ ईमू की इमोर्टैलिटी दूसरों की लाइफ स्टैम्प चुराने से आती है? व्हाट इफ जो भी ईमू से पावर लेता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, एक शैतानी सौदा, अपनी आजादी, अपनी विल और अपनी लाइफ ईमू के नाम कर देता है? सोचो इसके बारे में। ये गोरेसिस की ज़ोंबी जैसी लॉयल्टी एक्सप्लेन करता है, उनके सोललेस बिहेवियर, उनका डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ सिपाही नहीं है, ये ईमू के गुलाम है, ये एक तरीके से कर्स्ड है। इनकी जिंदगी इनके हाथ में है ही नहीं। जब भी ईमू किसी को पावर देता है, वो उनकी लाइफ फोर्स, वो अपनी लाइफ फोर्स से कंबाइन
कर लेता है, लाइक एक पैरासाइट की तरह। जैसे एक पैरासाइट अपने होस्ट से के थ्रू जीता है, ईमू अपनी आर्मी के लाइफ फोर्स पे जीता है। एंड ये काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि मैरिज गोवा पर हमेशा फॉर सम रीजन स्लेव पाए जाते हैं। क्या हो अगर ईमू स्लेव्स की जिंदगी पर अपने आप को जिंदा रखे हैं, लाइक उनका लाइफ फोर्स उड़ा कर। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। अब जॉय बॉय के पर्सपेक्टिव से सोचो, आप अपने टाइम के सबसे पावरफुल वॉरियर हो, आजादी के सिंबल हो, लेकिन आपकी लड़ाई सिपाहियों या राजाओं से नहीं है। आपकी लड़ाई है एक ऐसी आर्मी से जो मर ही नहीं सकती, एक ऐसी आर्मी जिसके पास ऐसी पावर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। तो क्या आप उससे लड़ पाओगे? तो जॉय बॉय इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो कमजोर था। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, उसको हराया गया। ईमू ने फेयर गेम खेला ही नहीं, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां मौत सिर्फ एक ऑप्शन था, और वो भी सिर्फ उसके दुश्मन के लिए। उसके साथ खड़ा हर शख्स उसकी कठपुतली था। उनकी पावर आर्टिफिशियली बूस्ट की उसने, उनकी लॉयल्टी शैतानी कॉन्ट्रैक्ट में बांध ली उसने। और इतना ही नहीं, ईमू के पास सिर्फ एक इमोर्टल आर्मी नहीं थी, उसके पास थे एंशिएंट वेपन्स। रिसेंट चैप्टर से हमें पता चला है कि ईमू का डायरेक्ट कंट्रोल है मदर फ्लेम पे, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक। एल्बाफ का वो मोरल याद है, एक डेमोनिक फिगर उस फ्लेम को कंट्रोल कर रहा है, और वो है ईमू। तो अब इमेजिन करो वो फाइनल वॉर एक तरफा रही होगी, जॉय बॉय, निका की पावर और उसके कुछ एलाइज, एंड वहीं पर ही उनके सामने एक इमोर्टल डीमन आर्मी, एक वर्ल्ड किलिंग वेपन, और इन सब के पीछे एक सैतानिक गॉड ऑफ डेथ। तो हाँ, वो हार गया। ऑफ कोर्स वो कैसे ही जीत पाता, लेकिन ईमू ने जॉय बॉय को सिर्फ हराया नहीं, उसने उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरे 100 साल को मिटा दिया। ऐसा क्यों किया हमें भी नहीं पता, बट एक रीजन ये है कि कोई ये न जान पाए कि वो हारा कैसे था, क्योंकि ईमू को डर ये नहीं था कि जॉय बॉय वापस आएगा। ईमू का डर ये था कि कोई ये समझ जाएगा कि उसने जॉय बॉय को कैसे हराया, और उस नॉलेज को इस्तेमाल करके वो काम पूरा कर देगा जो जॉय बॉय नहीं कर पाया, एंड और वो कोई शायद लूफी होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक हिंट जो ओडा ने हाल ही में एल्बाफ आर्क में दिया है ईमू के असली जेंडर के बारे में। अभी एल्बाफ में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने फुल स्केल इन्वेजन कर दिया है, होली नाइट एक्शन में है, और सबसे शॉकिंग बात, ईमू अब मैरी गोसुआ में नहीं है, वो बैटलफील्ड पे आ चुका है, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। ईमू ने पोजेस किया है गोंको को, एक होली नाइट, और जब ईमू ने गोंको को पोजेस किया, फैंस ने एक अजीब चीज नोटिस की, गोंको के बाल लंबे हो गए। ओडा ऐसी डिटेल्स बेवजह नहीं डालता, ये एक विजुअल क्लू हो सकता है। व्हाट इफ ईमू का असली फॉर्म फीमेल है? ओडा सिंबलिज्म से ऑब्सेस्ड है। याद करो लूफी के गियर 5 में उसके बालों का शेप चेंज होना, हो सकता है कि गोंको के बालों का लंबा होना ये दिखाने का तरीका हो कि एक फीमेल एंटिटी, एक गॉडेस लाइक फिगर ने उसे कंट्रोल किया है, या फिर एक डीमन ने। और इसके लिए और भी सबूत है। सेंट जुपिटर ने खुद को होली लैंड का कैकिन कहा है। कैकिन एक नॉर्मल खंजन नहीं होता, ये एक ब्राइडल टैगर होता है जो एक दुल्हन को उसकी शादी पे प्रोटेक्शन और लॉयल्टी के लिए दिए जाता है। बेसिकली जुपिटर ने खुद को एक औरत का, एक रानी का, या फिर एक गॉडेस का रेक्सस कहा है। इसके अलावा साइपरपोल को एगिस कहा जाता है, मैरिज गोवा की ढाल। हिस्टोरिकली एगिस ग्रीक गॉडेस एथीना की ढाल थी, जो विजडम और वॉर की देवी थी। ओडा लाखों लेयर्स के जरिए हमें आहिस्ते आहिस्ते बता रहा है ईमू कोई डीमन किंग नहीं, बल्कि एक डीमन क्वीन है, एक गॉडेस ऑफ ट्राइनी। और ये कितना पोएटिक है ना, एक तरफ सन गॉडनी का जो आजादी और खुशी लाता है, और दूसरी तरफ एक सी या फिर अर्थ गॉडेस ऑफ ट्राइनी जो कंट्रोल और अंधेरा लाती है। तो जब आप सारे पीसेस को जोड़ते हो तो जॉय बॉय की हार की वजह साफ हो जाती है। ये ताकत की हार नहीं थी, ये विल की हार नहीं थी, ये एक ऐसे साजिश के सामने हार थी जो इंसानियत से परे थी। ईमू ने एक ऐसा एम्पायर बनाया जो मौत से नहीं डरता था, जो जिंदा लाशों से बना था, जहां आत्माओं का सौदा होता था। और इस सब के बीच एक ऐसी बीइंग जो खुद को गॉड कहती थी, जो लाइफ फोर्स पे जीती है और पूरी दुनिया को परछाइयों से कंट्रोल करती है। दैट इज व्हाट जॉय बॉय वाज अप अगेंस्ट। सिर्फ एक दुश्मन नहीं, एक पूरा सिस्टम। इसलिए मेरे को लगता है कि वॉइड सेंचुरी को मिटाया गया ताकि दुनिया ये ना जान ले कि आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई एक धोखे से हारी गई थी। लेकिन अब 800 साल बाद हिस्ट्री खुद को दोहराने वाली है। लूफी उसी अंधेरे, उसी थ्रोन, उसी गॉड के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। जॉय बॉय शायद अकेला पड़ गया था, पर लूफी अकेला नहीं है। उसके पास क्रो है, ग्रैंड फ्लीट है, उसके पास रेवोल्यूशनरी आर्मी है, उसके पास एक ऐसी दुनिया है जो 800 साल की नींद से अब
अब जाग रही है। उसके पास वो फ्रेंड्स हैं जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दुश्मन वही है लेकिन हम बदल चुके हैं। अगर जोए बॉय की कहानी प्रोलोग थी तो लूफी की ये लड़ाई फाइनल चैप्टर है। सवाल बस ये है कि जब ये शैतानी राज खत्म होगा और अच्छा समय आएगा तो क्या हम उस दुनिया को पहचान पाएंगे जिसका सपना जोए बॉय ने देखा था, या ईमू के जुल्म के निशान इतने गहरे होंगे कि वो कभी नहीं मिट पाएंगे। ये क्वेश्चन है कि ईमू जीतेगा या हारेगा, बट ये शोनन मंगा है, ऑफ कोर्स वो हारेगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझको जरूर बताना। ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे ये भी बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।